आप सबका स्वागत है आपके चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर में। हमने एनटीएससी के प्रिपरेशन के लिए और भी कई वीडियोस बनाए हैं और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी दूसरी वीडियोस में है। और इस वीडियो को बनाते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि जो हमने पहले की जो वीडियोज़ बनाए थे और उनको बच्चे काफ़ी पसंद कर रहे हैं और कमेंट में बहुत ही अच्छा रिप्लाई लिख रहे हैं और बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, कृपया इसे कंटिन्यू रखिए। तो बस यही मोटिवेशन हमें अगला वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो हम ये नया वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छे से पसंद आएगा। और आपको एनटीएससी की जो तैयारी करनी है उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आप सॉल्व करें। तो कई क्वेश्चन पेपर इजी होते हैं बट कुछ क्वेश्चन पेपर थोड़े से टफ भी हो सकते हैं, तो हमें तैयारी पूरी अच्छे से करनी होती है क्योंकि हमारे पास एक ही चांस होता है इस एग्ज़ाम में अपियर करने के लिए। तो आज का जो हम पेपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो टफ पेपर में से एक पेपर है, बट आप इसको देखिए तो कम से कम आपको जो अच्छे क्वेश्चन वो देखने को मिलेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला पार्ट है जो हमारा है वो फिजिक्स का है और इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, ए हाउस होल्ड कंज्यूम 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी पर डे, दिस एनर्जी इन जूल इज। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है और इसकी जो वैल्यू है वो आपको याद करके रखनी चाहिए। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। कुछ लोग इसको रटते हैं लेकिन भूल जाते हैं। मैं आपको इजी मेथड बताता हूँ। यहाँ पे है 1 किलो वाट आवर। यहाँ पे इन तीनों में से कौन सी क्वांटिटी है जो अपने एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है। तो हम यहाँ पे देखिए 1 है, हम किलो को क्या लिख सकते हैं 10⁻³ लिख सकते हैं। वाट हमारा ऑलरेडी किलो की कोई यूनिट नहीं होती, किलो की वैल्यू होती है, ठीक है। तो जो कि 10⁻³ यानी 1000 हमने यहाँ पे लिख लिया। वाट तो वाट ही रहेगा, वाट अपनी जो एसआई यूनिट ही है। यहाँ पे आवर है, आवर को हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में क्योंकि हमारी एसआई यूनिट टाइम का क्या है सेकेंड है। तो 1 आवर इक्वल टू होता है 3600 सेकेंड और वाट इंटू सेकेंड जो होता है वही जूल होता है। तो इस वैल्यू को अगर हम पूरी तरीके से लेंगे तो 1 × 10⁻³ इंटू 36000 वाट सेकेंड, और यही जो वाट सेकेंड होता है इसी का नाम होता है जूल, यानी बाकी जो हमारी एक क्वांटिटी है जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए कितनी हो जाएगी। यहाँ से हमको अगर हम इसको लिखते हैं 36 × 10⁻³ इंटू 10⁻³ जूल, तो ये कितना हो जाएगा 36 × 10⁻6 जूल। आपको यहाँ पर तो सॉरी 3600 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 1 0 नहीं, तो यहाँ पे 2 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको फर्दर कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर जब डेसिमल को आगे ले जाएंगे, जब हम क्योंकि जो ए वाला जो नंबर होता है ये 1 to 9 के बीच में होता है, 1 से 9 तक के बीच का नंबर होता है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ 10 से छोटा और 1 या 1 से बड़ा होता है। तो ये 36 तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ है 36, तो हम इसको क्या लिखेंगे 3.6 × 10⁻6 जूल। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा और यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज सोन इन द सर्किट डायग्राम। आप सर्किट डायग्राम को ही बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए और आपको ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप पहले क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिए किस तरीके से डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ पे आपने इस डायग्राम को देख लिया और आपको इसमें से बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उसको हम ट्रिक बताते हैं। ध्यान से देखिए, अगर इस पॉइंट को अगर हम ए नाम देते हैं, सॉरी ए और बी तो ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर इस पॉइंट को हम सी नाम देते हैं तो ध्यान से देखिए ये पॉइंट और इस पॉइंट में कोई डिफरेंस तो है नहीं क्योंकि उनके बीच में एक सिंगल वायर ही लगा हुआ है। तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा सी ही होगा और उसी तरीके से ये वाला पॉइंट भी क्या होगा सी ही होगा। तो अगर हम ग्राफ को रिकंस्ट्रक्ट करें तो हमारे पास 3 पॉइंट हो जाएंगे एक्चुअली। यहाँ पे हो जाएगा ए और एक पॉइंट बीच में हम बना लेते हैं सी और एक पॉइंट और बना लेते हैं बी। अब हम इनको सिंगल समझेंगे क्योंकि हमको सिंगल समझने में आसानी होती है। यहाँ पे हमने बी लिख लिया, यहाँ पे ए लिख लिया। अब यहाँ से देखिए ए टू सी के बीच में 4 ओम लगा हुआ है, हम लगा देते हैं ए टू सी के बीच में 4 ओम इस तरीके से, और ए टू सी के बीच में अगेन हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं 4 ओम
आपको अगर क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और सॉल्व कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए, तब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। अब ए टू सी में तो बस 2 ही कनेक्टेड थे। अब सी टू बी में कौन कनेक्ट है? 3 ओम का कनेक्ट है। हम चलिए कनेक्ट कर देते हैं सी टू सी को थोड़ा सा हम यहाँ पे बना लेते हैं। सपोज कर लेते हैं ए सी है हमारा, ये वाला पॉइंट सी है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, हमने इसको सी लिख लिया तो भी कनेक्टेड है। अब इस सी से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है बी में, ए है 3 ओम का यहाँ पे, और दूसरा रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है, ए भी है कितना 3 ओम का, और यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है, ए भी कितने का है, ए भी है यहाँ पे 3 ओम का। ठीक है, तो इस तरीके से रेजिस्टेंस कनेक्ट है। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है या पैरेलल में कनेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट देखने से आपको कन्फ्यूजन हो सकता था, बट अब कन्फ्यूजन आपका नहीं होगा। और आपको पता है कि अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट होता है वो R डिवाइडेड बाई n हो जाता है। R क्या है? एक रेजिस्टेंस की वैल्यू। यहाँ पर 4 और 4 दो लगे हुए हैं, इनका जस्ट हाफ हो जाएगा। हाफ क्यों हो जाएगा? क्योंकि 4 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, और यहाँ पे 3 को डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू है 3 और कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 3, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को रेजिस्टेंस के नंबर से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर आएगा 1 ओम। और आप जब इन दोनों को रिप्लेस करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से सर्किट यहाँ पर मिलेगा। और एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है यहाँ पे 2 ओम, और दूसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी ए टू सी के बीच में और सी टू बी के बीच में यहाँ पे 1 ओम। और ये दोनों अब सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इनको 2 + 1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 ओम। तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा आर ए बी के बीच में वो होगा हमारा 3 ओम। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 3 ओम। क्लियर? क्वेश्चन को आप पहले पॉज कर लें, फिर खुद से सॉल्व करें, फिर जब नहीं बनता तब आप यहाँ पर वीडियो देखिए, और आपका सोल्यूशन आ जाता है तो आप वीडियो को देख के फिर इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन आसानी से बनता है तो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 2 स्टील balls of mass 1 kg and 2 kg and a lead ball of 10 kg are released together from the top of the tower 30 मीटर हाई। 30 मीटर हाई टावर से ये तीनों बॉल जो कि अलग अलग मास की हैं, अलग अलग वेट की हैं, वहाँ से रिलीज़ की जाती हैं यहाँ पर। तो वो कौन जल्दी पहुँचेगा, कौन देरी से पहुँचेगा? तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो ट्रिकी क्वेश्चंस के रूप में बच्चों से पूछा जाता है। तो इसका आंसर जो होगा कि वो होगा कि जो सभी बॉल्स हैं वो एक साथ ज़मीन पर पहुँचेंगी। तो इसका कारण क्या है? मैं आपको बता दूं कि जो मोशन है वो मास पर यहाँ पर डिपेंड नहीं करता। देखिए, जब ऊपर से कोई बॉडी चलेगी तो उसकी सभी बॉडीज़ की जो इनिशियल स्पीड होगी, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होगी 0। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो है उसकी वो होगी 0। फाइनल वेलोसिटी कुछ होगी बट हमें वो नहीं पता। ठीक है, बट हमें एक्सेलरेशन पता है। एक्सेलरेशन अगर डाउनवर्ड की डायरेक्शन में गिरने को अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो u हो जाएगा 0 + 0, बट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मान रहे हैं तो स्पीड बढ़ रही है तो यहाँ पे हो जाएगा +g। ठीक है, और इस तरीके से तो अगर हम देखें कि जो टाइम ले रहा है ऊपर से नीचे तक पहुँचने में वो कितना टाइम होगा या कितना टाइम ले रहा है, तो उसको हम यहाँ पे इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि v = u + at, ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है। s = ut + ½ at², ये दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है। और v² = u² + 2as, ये हमारा तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे सेम हाइट के लिए, अगर हम गिरा रहे हैं ऊपर से बॉडी को, तो कौन कौन से यहाँ पर चीज़ें वैलिड होंगी। तो देखिए, हम यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में क्या यहाँ पर समझ में आता है। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या मिल जाएगी हमारी, √2as। यहाँ पर वेलोसिटी भी देखिए, जिस रफ्तार से ज़मीन से टकराएगा वो भी मास पर डिपेंड नहीं करता। अगर हम मोशन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो इस वाले कंडीशन में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ भी 0 हो जाएगी, जो डिस्टेंस कवर होगा वो ½ at² पर डिपेंड करेगा, यानी ओनली एक्सेलरेशन और टाइम पर डिपेंड करेगा, ये मास पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो
कितनी जल्दी कितनी देर से पहुंचेगी ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है और सबके लिए वो सेम होता है। ठीक है, यहाँ भी अगर बात करें फाइनल वेलोसिटी की तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और जो फाइनल वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन जो कि हमारा g के बराबर है और टाइम यहाँ पर सभी के लिए बराबर ही लगता है क्योंकि बाकी सारी चीज़ें कंडीशन यहाँ पर सेम है। तो ऑल द बॉडी विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, यानी सभी जो बॉडी ऊपर से नीचे गिरेंगी वो एक ही साथ ही पहुँचेंगी ज़मीन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर द मैक्सिमम नंबर ऑफ 60 watt bulb that can be run from the main supply of 220 volt if you do not want to overload 5 ampere fuse। अगर तुम 5 एम्पियर फ्यूज़ को ब्लो नहीं करना चाहते और तुमको 60 वाट बल्ब आपको लगाने हैं मेन सप्लाई से, तो आप कितने बल्ब लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल आपका जो फार्मूला यूज होगा वो होगा 220 वोल्ट सप्लाई आपने दी, V इंटू आई आप लगाएंगे और मान लीजिए X बल्ब है और एक बल्ब का पावर है P जो कि आपको दिया गया है, तो 20 इंटू 5 और यहाँ पे X बल्ब लगा लेते हैं और पावर हमारा कितना है 60 वाट के X बल्ब लगाने हैं। तो टोटल पावर कितना कंज्यूम करेगा, इतना। टोटल पावर सप्लाई कितना है, इतना, क्योंकि 5 एम्पियर की मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकती है, हमने मैक्सिमम करंट फ्लो करा दी। तो यहाँ पे जो X की वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 220 इंटू 5 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 60। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यानी लगभग 18.1 समथिंग आंसर आएगा और इसलिए आप यहाँ पर मैक्सिमम जो बल्ब जला सकते हैं वो 18 बल्ब ही जला सकते हैं। ठीक है, यानी 18 बल्ब ही मैक्सिमम आपकी पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर कैलकुलेट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायग्राम शोज अ करंट कैरिंग वायर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ स्क्वायर कार्डबोर्ड। एक स्क्वायर कार्डबोर्ड है, इसके सेंटर से एक वायर इस तरीके से पास हो रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ए बी सी। देखिए ध्यान से अगर देखेंगे, अगर ये सेंटर है तो सेंटर से सबसे पास में जो होगा मैग्नेटिक फील्ड उसके पास सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये किसी भी मैग्नेटिक करंट कैरिंग वायर जो है, ये पेपर है, इस पेपर के बीच से इस पार से उस पार सेंटर से लाइन पास हो रही है। तो ए वाली लाइन ऑब्वियस से उसके सबसे पास में होगी, यानी बी जो है वो सबसे पास में होगा, बी सबसे पास में होगा। और ए की बात करें तो ये कॉर्नर पे नहीं है, ए यहाँ पे है, तो ए जो होगा सेंटर से इस स्क्वायर के सेंटर से यहाँ पर इतनी दूरी पे है। तो जो बी की लेंथ है वो कम है ए की लेंथ से, और जो ए की लेंथ है वो कम है सी की लेंथ से। सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड सी पे होगा, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद बी, मतलब सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बी पे होगा, फिर अगर कम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो उसके बाद ए पे होगा, फिर उसके बाद सी पे। तो जो इसका सही है ऑप्शन होगा वो आप ध्यान से पढ़िए कि यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। स्ट्रॉन्गर एट बी देन ए के कंपेरिजन में बी पर स्ट्रॉन्गर है, सही है सेंटेंस। वीकर एट सी देन ए, यानी सी पर कम है ए की अपेक्षा, क्योंकि ए जो है एकदम कॉर्नर पे नहीं है, सी कॉर्नर पे है, तो ये ज़्यादा दूर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डायगोनल लेंथ कैलकुलेट की जाएगी और यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे लेंथ तो ये थोड़ी सी कम आएगी। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बट आपको इसको करना होगा 1 मिनट के अंदर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोलर कांस्टेंट एट अ प्लेस इज। सोलर कांस्टेंट मतलब किसी प्लेस पे जो एनर्जी पड़ती हो, कितनी पड़ती है, 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में 1 मीटर स्क्वायर में कितनी एनर्जी पड़ती है, 1.4 किलोवाट। तो अब इसमें पूछ रहा है 4 मीटर स्क्वायर पे कितनी पड़ेगी, तो 4 मीटर स्क्वायर पे 4 इंटू 1 मीटर स्क्वायर आप कर लीजिए, तो यहाँ पे पड़ेगी 4 इंटू 1.4 किलोवाट। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5.6 किलो जूल, क्योंकि जो किलो है वो तो किलो में ही रहेगा। वाट इंटू सेकेंड, अगर आप इसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे भी तो वाट सेकेंड जो होता है वो आपका जूल होता है, तो 5.6 किलो जूल पर सेकेंड आपको रिसीव वहाँ पर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, सभी क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करने हैं, फिर आप वीडियो को पॉज करके आगे सॉल्व करके आप देख सकते हैं और इसमें आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा डायग्राम सही सही बना हुआ है। एक स्टूडेंट ने डायग्राम बनाया तो कौन सा डायग्राम सही बना हुआ है, तो जो आपकी बुक में बना हुआ है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। वाइट लाइट यहाँ से पास हो रही है, तो देखिए
ये जो यहाँ पे ए वाला ग्राफ जो पहला ग्राफ है, ये तो बिल्कुल भी आपको गलत दिख रहा है, क्योंकि जो वाइट लाइट है यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ बेंड हुई, फिर नीचे रेड बनाया है और यहाँ पे ऊपर भी बनाया है, जो कि बहुत ही अच्छा डायग्राम नहीं लग रहा है आपको, तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है, बट थोड़ा डाउटफुल है सेकेंड वाला। बट इसमें वायलेट को लिस्ट डेविएट किया है, जो कि सबसे ज़्यादा लिस्ट डेविएशन किसका होता है, रेड का, तो इस हिसाब से ये भी डायग्राम गलत हो गया। ये डायग्राम आपका सही है, और हालांकि अगर हम 3 और 4 की बात करें तो यहाँ पर एक सिंगल लाइन गई है प्रिज्म के अंदर, यहाँ पर डबल लाइन गई है, तो ऑब्वियस बात है कि दोनों की जो स्पीड है लाइट की, जब प्रिज्म से गुजरेंगी तो जब अलग अलग कंपोनेंट कलर हैं तो उनका सेपरेशन भी होता है, बट फोर्थ वाले में इनमें सेपरेशन यहाँ पर नहीं हुआ है। देखिए अलग मीडियम में स्पीड लाइट की अलग अलग होती है, तो जो कंपोनेंट कलर्स हैं उनकी भी स्पीड अलग अलग होगी, तो यहाँ पे इनको डेविएट होना चाहिए था, बट डेविएट नहीं हुआ, इसलिए फोर्थ ऑप्शन गलत हो गए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा वो 3। देखिए कितने कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर बताना कठिन होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस, दोनों का जो फोकल लेंथ है वो कितना है, -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि मिरर और लेंस किस प्रकार के होंगे, तो आप ऑप्शन देख लीजिए और जो सही ऑप्शन होता है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, और फिर उसके बाद आप हमारा वीडियो देखिए। तो आई होप कि आपने इसको डिसाइड कर लिया होगा। तो चलिए हम यहाँ पे बताते हैं कि हमने आपको एक ट्रिक बताई थी हमारे पुराने वीडियोस में, कि जो केव होता है, कॉनकेव हो चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, ठीक है, और कॉन्वेक्स होता है, तो वेक्स में x है और x में देखिए प्लस प्रेजेंट रहता है, चाहे गुणे को आप ऐसे बनाएंगे और आप इसी को पलटा दें थोड़ा सा तो आप ऐसे इस तरीके से प्लस भी मिलता है, यानी वेक्स जहाँ भी होगा वहाँ पे प्लस होगा, और जहाँ पे कॉनकेव होता है, अब एक का याद हो गया तो दूसरे का याद हो जाएगा, कॉनकेव में हमेशा क्या होता है, माइनस, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, दोनों के केस में जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, निगेटिव वैल्यू का होता है। तो यहाँ पर कॉनकेव मिरर एंड लेंस इज कॉनकेव लेंस बिल्कुल सही आंसर होगा, आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए कि केव में निगेटिव, वेक्स में प्लस, तो वेव कॉनकेव जो बचा वो निगेटिव वैल्यू कैरी करता है फोकल लेंथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग डायग्राम एम इज अ मिरर, पी इज एन ऑब्जेक्ट। एम कोई भी मिरर हो सकता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन मिरर, प्लेनो कॉनकेव मिरर कुछ भी हो सकता है, प्लेनो कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का ये मिरर है जो कि इमेज बड़ी बना रहा है और सीधी इमेज बना रहा है। और देखिए मिरर की पीछे इमेज बन रही है, तो इसने बोला मिरर है, और मिरर के एक साइड ऑब्जेक्ट, ऑब्वियस बात है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिधर होगा उधर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। अगर बैक ऑफ द मिरर इमेज बन रही है तो यहाँ पे सीधी ही बनेगी। तो इस केस में बड़ी इमेज कौन से केस में बनती है, तो बड़ी इमेज आपकी बनती है कॉनकेव के केस में। बट यहाँ पे जो इसने इमेज बनाई है एक्चुअली वो इसने थोड़ा सा क्वेश्चन में गलत बनाया, इसको डैश्ड लाइन बनाना चाहिए था, कंटिन्यूअस इमेज इसने बना दी, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि पीछे कभी रियल इमेज बन नहीं सकती और इसने क्वेश्चन गलत किया है। तो बच्चों आपको नहीं गलत करना है, आपको इसको डैश लाइन यहाँ पे बना, इनको इन्होंने बनाया नहीं है, और इस तरीके से तो कोई भी बच्चा कंफ्यूज होकर गलत आंसर कर सकता है। तो ये वर्चुअल इमेज बनेगी, तो वर्चुअल है और इनलार्ज्ड है, तो ऐसा कौन से केस में होता है, कॉनकेव मिरर के केस में होता है। कैसे, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो यहाँ पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में, तो जो इमेज बनती है इनलार्ज्ड बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, वर्चुअल भी है, इरेक्ट भी है, ठीक है, और इनलार्ज्ड भी है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज में आप यहाँ पे देख सकते हैं। और प्लेस की अगर बात करें तो बिहाइंड द मिरर, तो हम इसको अपनी भाषा में इसको बोलते हैं स्पेशल केस, स्पेशल केस ऑफ कॉनकेव मिरर, स्पेशल केस ऑफ कॉनकेव मिरर, क्योंकि इसी केस में ये इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनाती है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर आना चाहिए कि 9th का आपका जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए, अ पर्सन टेक हॉट कॉफी बाय पोरिंग इट इनटू द सॉसर व्हेन ही इज इन हरी बिकॉज ही नोज दैट, जो आप चाय पीते हैं वो अगर आप जल्दीबाजी में है तो कप से आप प्लेट में निकालते हैं और फिर पीते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं,
ऐसा इसलिए करते हैं कि चाय हमारी जल्दी ठंडी हो जाए। ऐसा इसलिए होता है कि जो एरिया है, जिस एरिया में चाय जो एयर से कंटेक्ट हो रही है वो एरिया हम बढ़ा देते हैं, तो जो इवापोरेशन की जो स्पीड होती है वो इंक्रीज हो जाती है, वो यहाँ से बढ़ जाती है। तो इस वजह से हम उसको प्लेट में डाल के पीते हैं। तो यही आपसे पूछा गया है कि ऐसा हम क्यों करते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन है द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज हाई एंड द कॉफ़ी विल बिकम कोल्ड क्विकली। लेटेंट हीट जो है स्टीम की बहुत ज़्यादा है, इसलिए कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं लग रहा है ना, तो इसकी मीनिंग निकल रही है। सेकेंड ऑप्शन है द इवापोरेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया एंड कूलिंग ऑफ द कॉफ़ी इज फास्टर। इवापोरेशन की प्रोसेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, और जो कूलिंग ऑफ कॉफ़ी होती है वो भी फास्ट होती है। तो ये सही आपका आंसर है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन की बात कर लेते हैं। पार्ट ऑफ हीट विल बी अब्जॉर्ब बाय सॉसर एंड कॉफ़ी बिकम कोल्ड क्विकली, यानी कुछ पार्ट ऑफ द हीट जो है वो सॉसर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी। देखिए समझने में तो अच्छा लग रहा है ऑप्शन, बट ऑप्शन गलत तो नहीं है, बट इससे सही ऑप्शन अवेलेबल है। ऑब्वियस बात है कि जो आपका जो सॉसर है वो भी आपका हीट एब्जॉर्ब करेगा, बट यहाँ पर जो बात करें हम इवापोरेशन का तो इसका ज़्यादा रोल होगा, इसलिए हम इस ऑप्शन को सही नहीं मानेंगे, क्योंकि सेकंड ऑप्शन हमारा ज़्यादा सही है। फोर्थ ऑप्शन है द हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मैक्स द कॉफ़ी कोल्ड क्विकली। हाई स्पेसिफिक हीट वाटर का इसको जल्दी ठंडा होने के लिए मजबूर करता है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं है। इवापोरेशन बढ़ जाता है जब लार्जर सरफेस एरिया होता है, तो ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 3 ग्राम ऑफ मटेरियल इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो यहाँ पर आइंस्टीन का आपने मास एनर्जी रिलेशन पढ़ा होगा, उन्होंने फेमस फार्मूला दिया था E=mc²। ठीक है, यहाँ पे m क्या था, मास था, और c जो थी वो थी स्पीड ऑफ लाइट थी। तो इसमें हमें मास दिया गया है और स्पीड ऑफ लाइट भी हमें दिया गया है, और मास एक्चुअली ग्राम में दिया है, और ग्राम में हम कोई कैलकुलेशन नहीं करते, तो पहले हम मास को कन्वर्ट करेंगे ग्राम से किलोग्राम में। तो 3 को डिवाइड करेंगे 1000 से, और c² यानी हम लाइट का स्क्वायर करेंगे, तो 3 × 10⁸ का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3। अगर इस 10 को ऊपर ले जाते हैं तो हो जाएगा 10⁻⁻3, और इस 3 का स्क्वायर होता है तो हो जाएगा 9, और 10⁸ का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10⁻16। और जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 27 × 10⁻, यहाँ पर 13 जूल आपको मिलेगा, जो कि हमारे फोर्थ ऑप्शन में ये दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं E=mc² से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आई होप कि आपको बहुत अच्छे से आती होंगी। अगला प्रश्न है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन एंड सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। अब असर्शन रीजन CBSE के नए पैटर्न में इंक्लूड किया गया है, तो ऑब्वियस बात है कि आपसे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या है, एलॉय आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस। बिल्कुल एकदम सही है, हम एलॉय का यूज करते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है हमारा। अब दूसरे स्टेटमेंट को आते हैं, एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडियली एट हाई टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज आसानी से नहीं होते हैं। ठीक है, आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, बिल्कुल, इसीलिए तो हम टंगस्टन का यूज करते हैं बल्ब जलाने के लिए, या हीटिंग डिवाइस भी जो नाइक्रोम के जो वायर यूज करते हैं उनकी भी यही प्रॉपर्टी होती है। तो बिल्कुल भी यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट है वो भी सही है, दूसरा पॉइंट है वो भी सही है, और दूसरा पॉइंट सही जो पहले पॉइंट है उसको जस्टिफाई भी करता है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको इसमें से जो स्टेटमेंट है उसको आपको चेक करना है और सही अल्टरनेटिव आपको पता करना है। तो यहाँ पे देखिए असर्शन में क्या दिया हुआ है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी दी गई है जिसकी वेवलेंथ दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर। तो वेवलेंथ हम किस में निकालते हैं, मीटर में काउंट करेंगे वेवलेंथ। हम इसको 100 कैसे करते हैं, लैम्बडा से। तो 1.5 × 10⁻² मीटर। सेंटी को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटी की वैल्यू कितनी होती है, सेंटी की वैल्यू होती है 10⁻²। तो हमने सेंटी की वैल्यू रख दी, ये हमारा मीटर में आ गया। ठीक है, वेवलेंथ हमको पता चल गई, और हमको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 22600 हर्ट्ज, यानी ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और साथ में स्पीड भी दी हुई है। स्पीड भी दी हुई है, ये कितनी है, 339 मीटर पर सेकेंड। तो बोल रहा है कि अब इसको चेक कर लेते हैं। आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्बडा। तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 22600 × 1.5
इंटू 10⁻², तो बिल्कुल हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिलती है वो हमारी 339 के अप्रॉक्स आती है, जो मीटर पर सेकंड, जो बिल्कुल सही है। यानी पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। सेकंड स्टेटमेंट बोला द गिवन साउंड ऑडिबल टू ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल नहीं। ह्यूमन बीइंग को कितने का साउंड ऑडिबल होता है? ह्यूमन बीइंग को 20 से 20K हर्ट्ज का साउंड ऑडिबल होता है। यानी अगर हम इसको पूरा तरीके से बात करें तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ बस सुनाई देती है, ठीक है। और 20 हर्ट्ज से नीचे को हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। तो ये हमारे जो ऑडिबल साउंड रेंज है उस साउंड रेंज में ये चीज़ नहीं आती है, तो स्टेटमेंट बी हमारा गलत है। तो इस कंडीशन में हम बिल्कुल कह सकते हैं कि स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट स्टेटमेंट बी इज फॉल्स। स्टेटमेंट बी हमारा जो है वो फॉल्स है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही होगा। और बहुत ही तो इसमें तो कुछ भी क्वेश्चन थे। अब हम आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे दिया हुआ है रिएक्शन इज डिस्क्राइब्ड बिलो। कुछ रिएक्शन यहाँ पे दी गई है। सोडियम रिएक्ट हो रहा है किसी कंपाउंड के साथ और सोडियम इथॉक्साइड बना रहा है। सोडियम इथॉक्साइड बना रहा है। तो सोडियम इथॉक्साइड, इथो से समझ में आ रहा है 2 कार्बन एटम होंगे और ऑक्सीजन भी होगा और साथ में सोडियम भी होना है। तो सोडियम इथॉक्साइड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? चलिए, हो सकता है कि आपको गेस करके ना बनता हो। साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो चलिए आगे का देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। कोई एक वही कंपाउंड X है, इसको जब हम हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 में उसको ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि हमको इथीन फॉर्म होके मिलता है, इथीन फॉर्म होके मिलता है, ठीक है। यानी कार्बन मॉलिक्यूल, 2 कार्बन मॉलिक्यूल थे उस कंपाउंड में, किसमें? X में, और साथ में यहाँ पे वाटर भी अलग से रिलीज होता है। तो यहाँ पे जो सही कंपाउंड होगा वो कौन सा होगा? हमारा सही ऑप्शन है 3। कैसे आया 3 ऑप्शन? देखिए, सोडियम इथॉक्साइड 2 कार्बन एटम होंगे, हमने 2 कार्बन एटम लगा दिए, ठीक है। और इसका एक्चुअली फार्मूला क्या था? CH3 CH2 और साथ में हमने यहाँ पे OH लिखा हुआ है। तो ये जो H है ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? यहाँ पे H गायब होगा तो कौन सा आयन बनाएगा? CH3 CH2O निगेटिव, और A मिलेगा किसके साथ? Na पॉजिटिव के साथ। 2 Na है, इसी में से Na पॉजिटिव मिलेगा और यही फार्मूला होता है CH3 CH2ONa सोडियम इथॉक्साइड का। सोडियम इथॉक्साइड का फार्मूला यही होता है। और यहाँ पे जो कंपाउंड होगा वो कंपाउंड कौन सा होगा? कंपाउंड होगा हमारा C2H5OH। C2H5OH, इसको हम इथेनॉल भी बोलते हैं, इसको हम इथेनॉल के नाम से भी जानते हैं, जिसको कमर्शियल भाषा में इसको अल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है। अल्कोहल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। CH3 CH2OH सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक बेस है जो हाइड्रोक्सिल आयन क्रिएट कर सकता है, और ये बेस रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? मेटल के साथ। तो क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस तो पक्का रिलीज करेगा। यानी जो यहाँ पर जो चीज़ रिएक्ट कर रही थी, एक्चुअली जो एसिड है वो भी रिलीज करती है, बट यहाँ पर सोडियम इथॉक्साइड जब बोला गया है तो हमारा इसी तरीके का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। और साथ में सेकेंड रिएक्शन की अगर हम बात करें तो जब यहाँ से CH3 या फिर हम इसको इस तरह की स्ट्रक्चर बना के आपको बताते हैं। ये 3 हाइड्रोजन लग गए और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग गए और साथ में यहाँ पे OH लग गया। तो जब H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ से इसका एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ब्रेक होता है और इसका एक OH निगेटिव मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक होता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है? ये दोनों सेपरेट होते हैं, तो A और A दोनों मिलके H2O बना लेते हैं और यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। तो जो नया कंपाउंड बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, यानी CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड और फिर से H और प्लस यहाँ पे H2O। तो यहाँ पे इथीन का फॉर्मेशन होता है, यानी यहाँ पे यूँ कहें तो जो हाइड्रोजन वाटर यहाँ पे रिलीज हो गया और यहाँ पर अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से आपको करना होगा इन रिएक्शंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच द साल्ट विद देयर कॉमन नेम, उनके कॉमन नेम से मैच करना है यहाँ पे।
तो इसमें से जो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आती हैं, जैसे CaSO4.2H2O, तो CaSO4 इंटू 2H2O की अगर बात करें तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जिप्सम का फार्मूला है। और यहाँ पे अगर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट की बात करें तो इसका जो सोल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है। आपने देखा भी होगा अपने लेबोरेटरी में और आपको याद भी करवाया गया होगा। तो क्या हम इन दोनों ऑप्शन से पकड़ सकते हैं? डी का वन 2 ऑप्शन में है, और साथ में बी का 3, डी का 1 बी का 3, डी का 1 बी का 3। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। बट हमको बाकी ऑप्शन भी एक बार चेक करने होंगे, जैसे कि आयरन सल्फेट और यहाँ पे 7 वाटर मॉलिक्यूल्स अगर इससे साथ जुड़े हुए हैं तो इसका जो कलर होता है वो ग्रीन विट्रियोल होता है। क्या मैच खा रहा है? तो सी ऑप्शन देख लीजिए, तो सी ऑप्शन का 2 यहाँ पे दिया हुआ है, सही है। और यहाँ पे अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो इसको हम इप्सम बोलते हैं, यानी मैग्नीशियम सल्फेट 0.7H2O को, इसका एक अपना ही नाम है। यहाँ पे मैग्नीशियम का ही पार्ट है, तो इसको D=1। तो अगर 4 में से आपको 2 या 3 बनते हैं और एक नहीं बनता तो भी आप MCQ में आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई हाफ मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी देखिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 1 मोल ऑफ जो गैस होती है वो कितना कंज्यूम करती है? 22.4 लीटर, इतना वॉल्यूम होता है गैस का। तो अगर हम हाफ मोल की बात करें इसी टेम्परेचर पर तो इसका जस्ट हाफ हो जाएगा, और 11.2 लीटर इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर 11.2 लीटर ही होगा। ये जो क्वांटिटी है ये 1 मोल के लिए है, 1 मोल ऑफ गैस के लिए है, और ये जो क्वांटिटी है ये 0.5 यानी हाफ मोल ऑफ गैस के लिए है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिवन केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर इस केमिकल रिएक्शन के बारे में आप देखिए कौन सी रिएक्शन है। तो ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है और ये चीज़ आपको आनी चाहिए, और ये बिल्कुल थर्माइट रिएक्शन जैसी है। अब यहाँ पे देखिए कि जो एल्युमिनियम है वो रिएक्ट कर रहा है मैंगनीज ऑक्साइड के साथ, मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्यूमिनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ में इनॉर्मस हीट निकल रही है। और जब आपको हीट निकलते हुए दिखा दिया है तो पक्का ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी ए ऑप्शन तो सही होगा। और ऑब्वियस है, देखिए चारों ऑप्शन में ये शामिल कर दिया है, यानी इससे कोई फायदा नहीं होना है। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन और देखते हैं, एल्युमिनियम इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं, एल्युमिनियम तो ऑक्सीजन लेके भाग रहा है। एल्युमिनियम ऑक्सीजन देता तब तो इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते, बट ये तो लेके भाग रहा है, यानी ये तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, और दूसरा तो ये ऑप्शन हमारा हो गया गलत। तो अब अगर हमारा बी ऑप्शन गलत हो गया तो उस हिसाब से हमारा तो पहला जो आंसर है वो तो बिल्कुल सही हो गया, ये तो हमने पा लिया। बट आगे हम डिस्कस कर लेते हैं बाकी चीज़ों पर। MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस डेफिनेटली, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लूज कर रहा है, और ऑक्सीजन लूज कर देना मतलब बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिड्यूस होना। तो मैग्नीज यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और एल्युमिनियम ऐसा इसीलिए कर पा रहा है, रिएक्शन आगे इसलिए चल रही है क्योंकि जो एल्युमिनियम है वो मोर रिएक्टिव है मैग्नीज की अपेक्षा, दैट्स वाई ये रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है, अदरवाइज तो ये होती भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NH3 गैस कैन बी ड्राइड बाय पासिंग इट ओवर। तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया होगा कि NH3 गैस को ड्राई करने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको इसके ऊपर से पास कराते हैं तो इसको हम ड्राई करने में हमें बहुत ही मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है, इसमें आपको X को रिएक्ट करना है Y के साथ, और यहाँ पे Z+SO2 फॉर्म होगा। तो Z+SO2 यानी Z एक कोई कंपाउंड होगा और साथ में SO2 गैस रिलीज होगी, और फिर यहीं पे दे रहा है X+Z अगर रिएक्ट करेगा तो कॉपर मिलेगा और फर्दर SO2 गैस रिलीज होगी। यानी एक बात तो श्योर है कि जो X है उसमें जो S की जो प्रेजेंस है वो यहाँ पर ध्यान से आप क्वेश्चन को देखिए तो आपको समझ आएगा कि दोनों जगह SO2 रिलीज हो रही है, और दोनों जगह जो कॉमन है वो यहाँ पर जो रिएक्टेंट साइड में जो कॉमन है वो X है। तो X में S का होना तो कंपलसरी है, तो पहला ऑप्शन उस हिसाब से तो गलत ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे Cu2O दिया है इसने X को। अगर थोड़ा सा भी आप अगर लॉजिक लगाएं तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यानी बाकी जो 3 ऑप्शन हैं उसमें से सही होने के चांसेस हैं Cu2S, 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 यानी तीनों तो सेम हो गए। यानी एक बात तो क्लियर है, Cu2S X में तो होगा ही होगा। अब आते हैं Y में। तो Y में अगर O2 सिर्फ होता है, Y में अगर O2 सिर्फ होता है तो
वहाँ पर क्या बनेगा, जेड एक ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिससे कॉपर रिलीज हो सके, जेड एक ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिससे कॉपर रिलीज हो सके। तो अगर आप सारे कंस्टेंट्स को ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगर आप Cu2S को रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर जो मिलेगा, आपको जो प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, Cu2O प्लस SO2, ये पहली रिएक्शन होगी, और दूसरी रिएक्शन होगी Cu2O प्लस यहाँ पर हम रिएक्ट कर रहे हैं Cu2S, यानी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अगर पास किए, अगर लिमिटेड ऑक्सीजन यहाँ पर हमने पास किया तो हमारा क्या होगा, SO2 गैस और Cu2O फॉर्म होगा। बट अगर हमने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन दिया तो हमारी ये रिएक्शन आगे भी प्रोसेस होगी और हमें यहाँ पर कॉपर प्लस SO2 यहाँ पर प्राप्त होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, रिएक्शन बैलेंस नहीं है उसको आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से कॉपर को प्राप्त किया जाता है, तो ये प्रोसेस आपको अच्छे से आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर मेटालिक कैरेक्टर। तो आपने इसके मेटालिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत ऐसे इसका सॉल्यूशन पता होगा कि मेटालिक कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगा। तो इसमें साइज का भी रोल होता है, तो साइज के रोल के हिसाब से भी अगर देखें तो जो पोटेशियम है, अगर एक ही सीरीज की बात करें तो ग्रुप में अगर बात करें तो जो जितना नीचे जाएंगे मेटालिक कैरेक्टर उतना ही इंक्रीज होता जाता है। तो सोडियम ऊपर होता है, पोटेशियम नीचे होता है, तो नीचे जाने पर इंक्रीज होता है, इसलिए पोटेशियम का नंबर पहले आएगा, सोडियम का नंबर बाद में आएगा। तो ऐसा तो लगभग सभी ऑप्शन में ही है, किसी ऑप्शन में गलत नहीं किया। बट जो इसके बाद के जो ग्रुप आएंगे उनका नंबर इस पूरी लाइन के बाद ही नंबर आएगा। तो मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप में है तो मैग्नीशियम का नंबर यहाँ पर बाद में लग रहा है। फिर उसके बाद अगर बात करें कि लिथियम, तो लिथियम का साइज इतना छोटा होता है कि इसका नंबर सबसे लास्ट में लगता है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका 2 ऑप्शन होगा। ठीक है, तो पोटेशियम इनमें सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर शो करता है, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। करेक्ट अल्टरनेटिव आपको यहाँ पर चूज करना है कि कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या कहती है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन जर्मेनियम सेमीकंडक्टर होते हैं, बिल्कुल सही है, बट क्या फ़ायदा, चारों ऑप्शन में तो ए दिया हुआ है। फिर बी में आते हैं, कार्बन एंड सिलिकॉन्स आर नॉन मेटल। नहीं, प्योर नॉन मेटल नहीं होते हैं कार्बन और सिलिकॉन। कार्बन और सिलिकॉन प्योर नॉन मेटल नहीं होते हैं, ये मेटलॉइड्स होते हैं। तो हमने इसको बी ऑप्शन को कर देना है कट। अगर हमने बी ऑप्शन को यहाँ पर कट कर दिया तो उस कंडीशन में हमारे पास बचे कितने, ए सी डी 3 ऑप्शन। तो हमारा सेकंड ऑप्शन है टिन एंड लेड आर मेटल्स। टिन और लेड दोनों क्या हैं, मेटल हैं, बिल्कुल, लेड भी मेटल है और टिन भी मेटल है। तो सी ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे होगा, सही होगा। डी ऑप्शन में आते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर मेटलॉइड्स। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम तो मेटलॉइड्स होते ही हैं, यानी हमारे सी भी सही है, डी भी सही है और ए ऑप्शन भी सही है। तो ए सी डी थर्ड ऑप्शन में है, तो 21 का थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अप्लाइज टू SO2 बट नॉट टू H2S। यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो SO2 के लिए तो अप्लाई होते हैं बट H2S के लिए अप्लाई नहीं होते हैं। तो ध्यान से पढ़ते हैं कि द गैस इज सोल्यूबल इन वाटर, गैस इज सोल्यूबल इन वाटर। तो बिल्कुल भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए कि कौन सा स्टेटमेंट अप्लाइज टू SO2 बट नॉट टू H2S, यानी H2S के लिए ना वैलिड हो। तो यहाँ पर गैस इज सोल्यूबल इन वाटर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे अगर बात करें, इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल, SO2 जो है वो दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, इट वर्क्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, बट H2S ये काम नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूबल की बात करें तो सोल्यूबल दोनों होते हैं, और इट इज़ अ डायाबेसिक एसिड। डायाबेसिक एसिड ये ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं होगा। इट इज़ इजीली लिक्विफेबल, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। सही ऑप्शन जो है वो होगा यहाँ पर एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। SO4 यहाँ पे 2 नेगेटिव का फॉर्मेशन भी करता है और SO3 यहाँ पर भी फॉर्म करता है। तो दोनों प्रकार के आयन फॉर्म करने की काबिलियत इसके अंदर होती है, बट H2S ऐसा काम नहीं करता है। तो
बस यही एक दोनों में डिफरेंस है, इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट पहला दिया आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, सही है, बिल्कुल बर्न नहीं करता। और आयरन फिलिंग बर्न्स विगोरसली व्हेन स्प्रिंकल इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर, अगर आयरन फिलिंग्स को अगर हम फ्लेम ऑफ बर्नर पे डालें तो लोहा भी जल जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि लोहा भी अगर आयरन फिलिंग यानी आयरन के छोटे छोटे टुकड़े डालें तो भी जल जाता है। बट अगर क्या है दोनों एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन है, अब बिल्कुल एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू, और ए और बी और जो स्टेटमेंट है वो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, ट्रू हैं। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट की बात किए गए, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन नहीं है, बस पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का कि सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू द एयर, बिल्कुल सिल्वर आर्टिकल्स जो होते हैं ब्लैक कलर के हो जाते हैं जब एयर के उसके साथ अगर हम रखते हैं, एयर के प्रेजेंस में रखते हैं तो ये बिल्कुल भी क्या होते हैं, ब्लैक कलर के हो जाते हैं। तो ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। तो ये ऑप्शन असर्शन जो है हमारा वो यहाँ पे सही है, ठीक है। और फिर इसके बाद की बात करते हैं कि इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द एयर टू फॉर्म कोटिंग ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो चलिए ठीक है, बट यहाँ पर ए ऑप्शन आपका ऑक्साइड के जो यहाँ पर फॉर्मेशन का है, एल्युमिनियम जो होता है वो इस तरीके से करता है। एल्युमिनियम क्या करता है, Al2O3 बना के बॉक्साइड बना के अपना आउटर लेयर से भी इसको प्रोटेक्ट करता है, बट सिल्वर के साथ ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर सही बात करें तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, 24 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम एंड आर्गन्स जो हैं, उन कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है, सॉरी एटॉमिक नंबर है 20 है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, आर एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोबार, यानी दोनों के मास जो होते हैं सेम होते हैं, बिल्कुल सही है, असर्शन सही है। रीजन द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन दिस इज सेम इन द एटम ऑफ दिस पेयर ऑफ एलिमेंट, रीजन भी सही है बट एक्सप्लेनेशन उसका नहीं है, ठीक है। अगर हम इसके 25 की बात करें तो A and R are correct and R is the correct explanation of A. Oh sorry. एक्चुअली क्या लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज सेम इन, हाँ ठीक है, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम है, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी सही है, सॉरी A एंड R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, बिल्कुल सही। क्योंकि आइसोबार क्या होते हैं, Z प्लस जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उन्हीं को तो हम एटॉमिक मास बोलते हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स की जो संख्या है वो दोनों में बराबर होती है, तो एटॉमिक मास बराबर होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। तो जैसे कैल्शियम का जो होता है एटॉमिक नंबर 20 बट मास नंबर कितना होता है, 40 होता है। उसी प्रकार से अगर हम आर्गन की बात करें तो एटॉमिक नंबर होता है 18 बट मास नंबर कितना होता है, 40। तो ये न्यूक्लियॉन्स की संख्या होती है, ये दोनों बराबर हैं, बट यहाँ पे जेड की वैल्यू अलग अलग है, बट यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की वैल्यू, इसमें न्यूट्रॉन्स कम होंगे, इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी, दैट्स वाई दे आर हैविंग सेम मास। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कंपाउंड विच डू नॉट अंडरगो हाइड्रोजिनेशन, अब हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना, और हाइड्रोजन किस में ऐड होगा, जिसमें हाइड्रोजन की कमी होगी। तो 6 2 12, यानी अगर हम एक इसका फार्मूला है एल्कीन और एल्काइन, इन्हीं में हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं, जिनका फार्मूला CnH2n हो, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो सकता है, जिसका फार्मूला CnH2n-2 हो, इसमें ऐड हो सकता है, बट जिसका फार्मूला CnH2n+2 को फॉलो करता होगा उसमें बिल्कुल भी हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकता है, जिसमें CnH2n+2 को हम यहाँ पे ऐड करते होंगे। तो ध्यान से देखें हम तो कौन सा इसमें है, 14 2 28 + 2 30, तो इसका हाइड्रोजनेशन नहीं होगा क्योंकि ये सैचुरेटेड है, एक ऐसा है सैचुरेटेड है। और 5 2 10 + 2 12, तो ये भी कैसा है, सैचुरेटेड है। तो इन दोनों में फर्दर हाइड्रोजन का एडिशन पॉसिबल नहीं है। यही इसने पूछा है कि किसमें कौन सा इसमें कंपाउंड है जो हाइड्रोजनेशन के अंडरगो नहीं होगा, मतलब जिसमें हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजन की एडिंग पॉसिबल नहीं है। तो एक ऑप्शन नंबर 4 में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। यहाँ की अगर बात करें 13 दूनी 26, ये तो कम ही है, 26 से 2 कम है, तो आपका एल्काइन का फार्मूला शो कर रहा है। 14 दूनी 28, ये तो एल्कीन है। और यहाँ पे 8 दूनी ये तो बहुत ही कम है, ठीक है, यानी आपके इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मल्टीपल्स होंगे, कई सारे होंगे।
5 दूनी 10 2 12, ये तो एल्केन है, बट इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही नहीं है। ठीक है, 6 दूनी 12 ये तो एल्कीन का है, और 4 दूनी 8 2 10 ये एल्केन का है। तो ये तो सही है, सॉरी इसमें तो हाइड्रोजनेशन नहीं होगा, बट इसमें हाइड्रोजनेशन होगा। ठीक है, क्योंकि ये एल्कीन है, ईन। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करना पॉसिबल है। तो आपको फार्मूले आने चाहिए। और अब आते हैं हम बायोलॉजी वाले पार्ट पे। यहाँ पे दिया गया है एसर्शन ड्यूरिंग द डे प्लांट डू नॉट रिलीज CO2। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आप बोलेंगे कि डे में CO2 रिलीज नहीं करता, बट इसका सही आंसर है डे में भी प्लांट CO2 रिलीज करते हैं। इस चीज़ को ध्यान से समझिए आप कि डे में CO2 प्लांट बाहर नहीं रिलीज करते हैं, बट प्लांट के अंदर CO2 रिलीज होती है, और वहीं पर वो हाइड्रोजन के साथ मिल के ये क्या बना लेता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेता है। C6H12O6 यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन अंदर ही अंदर हो जाता है। और अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज करता ही है, और बाहर से स्टोमेटा से काफ़ी सारी कार्बन डाइऑक्साइड भी लेता है। तो इस प्रोसेस में बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड भी लिया, अंदर की भी कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है उसको भी यूज करता है। ये उसी तरीके से है जैसे आप खाना खाते हैं, तो खाना खाने के टाइम पे क्या आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती? एक्चुअली खाना आप एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए खाते हैं, बट जब आप खाना खा रहे होते हैं उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए होती है। तो जब एक प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहा होता है, उस टाइम पे भी उसके कई सारी सेल्स होती हैं वर्क कर रही होती हैं, और वो CO2 को प्रोड्यूस कर रही होती हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ड्यूरिंग द डे प्लांट डू नॉट रिलीज CO2, तो रिलीज करता है बट आउटसाइड द प्लांट नहीं करता है, इनसाइड प्लांट CO2 रिलीज होती है। तो जो 27 का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, यानी ये वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, आउटसाइड अगर वर्ड लिख दिया होता कि डू नॉट रिलीज CO2 आउटसाइड द प्लांट, तब सही होता, बट डू नॉट रिलीज CO2 बस लिखा है तो ये फॉल्स होगा, यानी ए इज फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये तो बिल्कुल सही है कि जो CO2 जनरेट होती है रेस्पिरेशन में, उसको फोटोसिंथेसिस में वापस यूज कर लेता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, बट यहाँ पर ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है पहले स्टेटमेंट को, क्योंकि पहला स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लड वेसल इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है ब्लड वेसल के रिगार्डिंग यहाँ पर सही है? आर्टरीज हैव थीन एंड लेस मस्कुलर वाल्व। ये तो बिल्कुल गलत है। आर्टरीज जो होती हैं वो थीन नहीं होती हैं, वो थिक होती हैं, और उसमें जो मस्कुलर वाल्व्स जो होती हैं वो बहुत ही मोटी होती हैं। ठीक है, मतलब मस्कुलर वाल्व की बात करें, वाल्व तो नहीं होती, बट वाल्व बिल्कुल आर्टरीज में नहीं होती। मस्कुलर वाल्व की बात करें, वाल मतलब दीवार, जो उसकी जो बाहर की जिस नली से बहती है उस नली की जो चमड़ी होती है, जो उस नली के जो बाकी जो पोर्शन होते हैं, बाहर के आउटर पोर्शन जो होता है, वो बहुत मजबूत होता है। ठीक है, आर्टरीज में वाल्व नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, वाल्व्स ऑफ वेन्स आर नॉन इलास्टिक। ये ऑप्शन सही है कि जो वेन की जो वाल्व्स होती हैं वो इलास्टिक नहीं होती हैं। ठीक है, वो इलास्टिक बिल्कुल भी नहीं होती। सी ऑप्शन है, आर्टरीज हैव नो वाल्व। सही है, क्योंकि आर्टरीज में तेजी से खून आता है और सभी बॉडी पार्ट्स में जाता है, इसलिए इसमें वाल्व नहीं होते हैं। कहाँ वाल्व नहीं होते? इन देयर इनर लाइनिंग में इनके वाल्व नहीं होती आर्टरीज में। तो सी ऑप्शन भी सही है, यानी बी और सी सही है। तो इस हिसाब से तुम्हारा थर्ड ऑप्शन सही हो गया। डी ऑप्शन की बात करें, वेन्स डू नॉट कोलैप्स व्हेन एम्प्टी। तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला जो ऑप्शन होगा आपका सही नहीं है। वेन्स कोलैप्स हो सकती हैं अगर वो एम्प्टी हैं तो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो बाकी चीज़ें हैं वहाँ पर थोड़ी सी ये चीज़ें तो आप ध्यान से देखिए। वेन्स और आर्टरीज के बारे में आपको पूरा डिटेल्स पे पढ़ना है, क्लास 10th में जो दिया हुआ है। मैंने पहले भी बताया था, ये जो पेपर है इसका लेवल जो है वो थोड़ा सा हाई है, और मैंने ऐसा पेपर सेलेक्ट किया है जिससे आप अच्छे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन में आपको सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम अगर वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ही कम क्वेश्चन सॉल्व करने का चांस मिलेगा। तो आपको पहले से ही इनकी तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमार्केबल रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर अफेक्ट नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी एज फॉलोज। अगर आपका ब्लड प्रेशर कम होता है तो किडनी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा?
तो आपको पता है कि हमारे ब्लड प्रेशर की वजह से ही फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। जो ग्लोमेरुलस होता है उसके अंदर जो आपका जो वुमेन्स कैप्सूल होता है वहाँ पे जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है उसका मेन मैकेनिज्म ही है कि ब्लड का प्रेशर डिफरेंस का होना। हाई प्रेशर से वहाँ पर ब्लड जाता है और जिसकी वजह से जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। तो अगर प्रेशर कम हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में जो रीनल फिल्ट्रेशन होता है वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा जो रीनल फिल्ट्रेशन है वो यहाँ पर अफेक्ट होगा, तो ये रिड्यूस हो जाएगा, यानी अच्छे से रीनल फिल्ट्रेशन नहीं होगा अगर प्रेशर कम हो गया तो। देखिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस तो अच्छे से चलेगी बट रीनल फिल्ट्रेशन जो स्टार्टिंग में जो ग्लोमेरुलस होता है वहाँ पे आपको अच्छे से फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं होगा। अब बाकी ऑप्शंस की अगर बात कर लें तो रिड्यूसेस सिक्रेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, तो सिक्रेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट का जो सिक्रेट होने का जो प्रोसेस है ये तो रिड्यूस नहीं होता है, ये तो आपका उसी रेट से चलेगा, ये तो ब्लड में जो प्रोड्यूस होते हैं उस पर कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा बीपी का, ठीक है। वो तो जो सेल हैं वो जो अपने हिसाब से वर्किंग करेंगी तो नाइट्रोजनस जो वेस्ट हैं वो तो उतने ही प्रोड्यूस होंगे। रिड्यूस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल, ठीक है। तो ये वाला भी पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है। एब्जॉर्प्शन आगे होता है क्योंकि जो नेफ्रॉन होती हैं उसमें कई ट्यूब्स होती हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो सबसे पहले है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स होती हैं, और फिर उसके बाद करें तो यहाँ पर हेनली ट्यूब होती है, फिर उसके बाद यहाँ पे बात करें तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स होती हैं। तो यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन होता है, बाकी पोर्शन में भी थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर यहाँ पे ठीक तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो बाकी पोर्शन में एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो उतना ज़्यादा इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। रिड्यूस ट्यूबुलर सिक्रेशन, तो ट्यूबुलर सिक्रेशन को रिड्यूस करती हैं, तो ये वाला भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होगा, तो सही ऑप्शन होगा आपका 2, जो रीनल फिल्ट्रेशन है जो यहाँ पे ग्लोमेरुलस में होता है वो यहाँ पे अफेक्टेड होता है। क्वेश्चन नंबर 29 था। और 30 पे आते हैं, द चेंज दैट आर लाइकली टू हैपन इन द प्लांट इन द फॉलोइंग पिक्चर। कौन कौन से चेंज होंगे जब प्लांट को इस तरीके से रखा जा रहा है, जहाँ पर एक ही साइड से रोशनी आ रही है, एक ही साइड से लाइट आ रही है प्लांट पे, तो ऑब्वियस है प्लांट एक ही साइड ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो इसका जो आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देखने के बाद कौन कौन से ऑप्शन सही हैं वो सही ऑप्शन आपको यहाँ से पता करना है और फिर उसमें सेलेक्ट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। पहले क्वेश्चन को आप ऑप्शंस को ठीक से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका है बी और डी, ठीक है। बी में क्या लिखा है, व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट ऑक्सीजन डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द शेडी साइड ऑफ द प्लांट। जो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पे होगा, वो डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द शेडी साइड ऑफ द प्लांट, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और डी ऑप्शन की बात करें, सेल ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट, यानी जो सेल हैं वहाँ पे लॉन्गर साइड जो पोर्शन है, सेल ग्रो लॉन्गर यानी सेल बड़ी होती हैं, ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट, यानी जो लाइट से अवे हैं वो सेल्स क्या होती हैं, वो ज़्यादा लंबी ग्रोथ हो जाती हैं उनकी, और जिसकी वजह से प्लांट लाइट की तरफ झुकना स्टार्ट कर देता है। कौन से पोर्शन में, जो लाइट के साइड में नहीं है, वो सेल अपने आप को ज़्यादा ग्रोथ करती हैं, इस वजह से प्लांट उस डायरेक्शन में बढ़ने लगता है जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही होती है। तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत ही अच्छे से तैयार भी किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, choose the most appropriate statement from the options listed below that explains the factor which affects transpiration। ट्रांसपीरेशन को कौन सा पोर्शन इसमें अफेक्ट करता है, तो ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करने की अगर बात करें, इफ द विंड ब्लोज फास्टर द वाटर वेपर रिलीज ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन इज फास्टर। डेफिनेटली अगर हवा तेजी से बह रही हो तो जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस है ये इंक्रीज हो जाती है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, ये ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करती है। बाकी जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। ये ना तो इसको रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है। डिक्रीज इन टेम्परेचर अलाउ मोर वाटर टू इवेपोरेट, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे सही नहीं है, टेम्परेचर का भी यहाँ पर इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और हाई ह्यूमिडिटी इन द एयर इंक्रीजेज द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, तो हाई ह्यूमिडिटी अगर है तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इंक्रीज हो जाए, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि जो यहाँ पर
जो एक्सप्लेन द बेस्ट यहाँ पर ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है कि अगर विंड बहुत ज़्यादा तेज़ ब्लो हो रही है तो वहाँ पे इवापोरेशन का रेट आपका चेंज हो जाता है। तो जो ऑप्शन 1 है सिर्फ वही यहाँ पर सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कुछ हार्मोन्स दिए गए हैं, इनको मैच करना है कि कौन कौन से हार्मोन किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो ऑक्सीटोसिन है ये तो स्टिमुलेट्स द मिल्क सिक्रेशन, ऑक्सीटोसिन बिल्कुल मिल्क सिक्रेशन के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि मदर्स में होता है। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से जानकारी होगी। इंसुलिन शुगर कंट्रोल करता है, ग्लूकोज जितना भी प्रोमोट्स ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी सेल। तो इंसुलिन का जो है वो हमारा प्रमोट्स द ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी सेल हो गया। थायरॉक्सिन की अगर हम बात करें तो जो थायरॉक्सिन होता है ये प्रमोट टिश्यू मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए थायरॉक्सिन होता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन यूरिन यानी जो किडनी से रिलेटेड है, आप यूरिन समझ रहे होंगे। तो जो ADH है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। ये यूरिन जब बन रही होती है तो उस कंडीशन पे रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। जो वाटर प्रेजेंट होता है किडनी में उसको ये हार्मोन यहाँ पर रिलीज होके, जो अभी मैंने नेफ्रॉन में बताया था, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स वहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन को प्रोसेस करता है। तो और एक ऑप्शन बच गया जो एक्स्ट्रा दिया हुआ था, टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन। तो इसके लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अलग से होता है, तो वो यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप सही ऑप्शन देख सकते हैं कि आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट रूट दैट स्पर्म फॉलो व्हेन इट रिलीजेस फ्रॉम द टेस्टिस ऑफ द मैमल। कौन सा सही रास्ता है जो टेस्टिस फॉलो करता है जब मैमल में रिलीज होता है। तो सबसे पहले एपिडेमिस जहाँ पर प्रोड्यूस होता है, और एपिडेमिस के बाद जो जाता है वो वास्ट डिफरेंस में जाता है। एपिडेमिस के बाद वास्ट डिफरेंस में जाता है बिल्कुल, और फिर यूरेथ्रा में जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 होगा। क्या आपको पता था कि इसका जो प्रॉपर सीक्वेंस होगा वो क्या होता है। तो आई होप कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता रहा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैटर्न जो बेल्डनेस है इज मोर कॉमन इन मेल्स देन इन फीमेल्स। फीमेल्स में ये जो पैटर्न बेल्डनेस होती है वो ज़्यादा होती है, ऐसा क्यों। तो ज़रूर यहाँ पर क्रोमोसोम का ही लोचा होगा, क्योंकि जो मेल होते हैं उनके पास XY क्रोमोसोम दोनों होते हैं, जो फीमेल्स होती हैं उनके पास सिर्फ XX क्रोमोसोम होती हैं। तो आपको पता होगा कि ऐसा ये जो अगर कारण भी हुआ है तो किस वजह से होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा सेकेंड, यानी डोमिनेंट जीन्स ऑफ सच ट्रेट्स आर फाउंड इन Y क्रोमोसोम। Y क्रोमोसोम में जो डोमिनेंट जीन्स होते हैं Y क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। डोमिनेंट जीन्स ऑफ सच ट्रेट्स आर फाउंड इन Y क्रोमोसोम। इस वजह से ये चीज़ें आपको मेल में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज यूजफुल बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ SO2, बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ SO2 कौन है। तो आपको पता होगा कि जो लिटमस सॉल्यूशन आप बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, लाइकेन से ही बनाते हैं। तो लाइकेन ही क्या होते हैं, इनके बायोलॉजिकल इंडिकेटर होते हैं। जो एसिड और बेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो आप लिटमस सॉल्यूशन बनाते हैं, लिटमस पेपर बनाते हैं, वो लाइकेन से ही बनते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक जो होते हैं बायोलॉजिकल इंडिकेटर होते हैं SO2 के या SO2 पोल्यूशन के, क्योंकि ये जो वाटर के साथ जब मिलते हैं, वाटर के साथ जो SO2 मिलता है तो क्या बनाता है H2SO3। यहाँ पर आपका जो वीक एसिड है ये बनाता है, बट और इसी को टेस्ट करके यहाँ पे लाइकेन क्या करते हैं, बताते हैं कि किस प्रकार का पोल्यूशन बाहर चल रहा है। तो दिस इज आल्सो यूज्ड टू आइडेंटिफाई द SO2 पोल्यूशन। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनिमल स्पीसीज दैट इज बीइंग कंजर्व इन डैकीगम नेशनल पार्क। तो डैकीगम नेशनल पार्क में यहाँ पर कौन सा एनिमल स्पीसीज है जो कंजर्व किया गया है। तो यहाँ पे हंगुल और कश्मीरी स्टैग है, हंगुल या कश्मीरी स्टैग इसको कहते हैं। तो यहाँ पे कंजर्व किया गया है। एक्चुअली ये बायोलॉजिकल रिजर्व पार्क से है यहाँ पे, इसलिए ये क्वेश्चन आ गया। डायरेक्ट बायोलॉजी से तो नहीं, ये आपका लगभग जीके का क्वेश्चन हो गया, बट एक क्वेश्चन इस तरीके से कहीं भी आ सकता है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है बाकी सभी पार्क के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रिपीट हो सकता है। द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट।
ईस्ट में क्या बनता है, मैंने पहले भी वीडियोस बनाया उसमें आपको मैंने बताया कि ईस्ट में क्या बनता है, ईस्ट में एल्कोहल फॉर्म होता है। तो इसमें से ध्यान से देखिए कौन कौन किस में एल्कोहल मतलब इथेनॉल फॉर्म होता है, तो इथेनॉल 2 में फॉर्म हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, लास्ट ऑप्शन में एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, तो अगर एनर्जी रिलीज होती तो हम उसको फॉर्म यहाँ पे एज्यूम कर लेते, बट यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी फॉर्म हो रही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। लैक्टिक एसिड और एनर्जी यहाँ पर जो होती है एक इसमें फॉर्म होती है, ये फॉर्म होती है ह्यूमंस में, और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जनरली ये चीज़ फॉर्म होती है। और फर्दर जब और ज़्यादा हम अगर इसको रिएक्ट करवाते हैं तो उस कंडीशन में बाद में क्या होती है, एक्सरसाइज करने के बाद यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है CO2 और वाटर प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है फर्दर, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम डायनासोर्स हैज फीदर्स ऑल्दो दे कुडंट फ्लाई बट बर्ड्स हैव फीदर दैट हेल्प्स देम टू फ्लाई। डायनासोर के पास भी पंख थे बट उड़ नहीं सकते थे, और पक्षियों के पास भी पंख होते हैं बट उड़ सकते हैं। तो इसके लिए जो इवोल्यूशन की जो मीन्स है आप किस तरीके से इसको समझते हैं, तो इसका जो ऑप्शन आपको दिया गया है, रेप्टाइल्स हैव इवॉल्व फ्रॉम बर्ड्स, जो रेप्टाइल्स हैं वो बर्ड से यानी पक्षी से इवॉल्व हुए हैं। ये तो उल्टा है कि यानी पक्षी से रेप्टाइल बन गए, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि पक्षी हमेशा उड़ते रहते हैं, तो अपने पंख को लूज करें ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देयर इज़ नो इवोल्यूशनरी कनेक्शन बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड, यहाँ पे बोला है कि कोई कनेक्शन नहीं है रेप्टाइल और बर्ड में, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत ऑप्शन होगा। तो थर्ड ऑप्शन है, बर्ड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स। डेफिनेटली बर्ड्स जो हैं वो रेप्टाइल से इवॉल्व हुए होंगे, क्योंकि डायनासोर की प्रजाति किस तरीके की है, लगभग रेप्टाइल्स के जैसे है, तो रेप्टाइल से ही बर्ड्स हुए होंगे, कि पहले उनके पंख आए होंगे बट पंख का यूज नहीं हुआ होगा, और बाद में जब इन्होंने यूज करना चालू किया तब वो पंछी बन गए। तो इस तरीके से इवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द स्पेसिएशन may take place when variation is combined with geographical isolations, यानी अलग अलग जो जियोग्राफिक के जो स्पीसीज हैं जब उनको हम यहाँ पर कंबाइन करते हैं तो उस कंडीशन में स्पेसिएशन फॉर्म हो सकता है। बट यहाँ पे स्टेटमेंट भी जो दिया हुआ है, ट्रेट्स इन वन इंडिविजुअल मे नॉट बी इनहेरिटेड सेपरेटली, तो जो बी ऑप्शन है यहाँ पे वो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे ध्यान से देखिए 39 का 3, आप ऑप्शन देख लीजिए अपने हिसाब से, अपना ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ऑप्शन ए है वो भी सही है, स्पेसिएशन में टेक प्लेस, ऐसा हो सकता है व्हेन वेरिएशन इज कंबाइंड विथ ज्योग्राफिकल आइसोलेशंस, जब आप ज्योग्राफिकल आइसोलेशंस के साथ दो चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो स्पेसिएशन यहाँ पर टेक प्लेस हो सकता है, यानी नई चीज़ का फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है। और अगर यहाँ पे ट्रेड्स की बात करें तो ट्रेड्स जो होता है वो किसी ट्रेड्स इन वन इंडिविजुअल में नॉट बी इनहेरिटेड सेपरेटली, ये सेपरेटली इनहेरिटेड यहाँ पे नहीं हुआ होगा या फिर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका ए और बी जो होंगे वो दोनों यहाँ पे ट्रू होंगे। आपको जो 10th क्लास का जो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर है उसको इसके लिए आपको ध्यान से पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लूइड दैट प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो, कौन सा फ्लूइड है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, ये दोनों तो आई में प्रेजेंट होते हैं, तो एम्ब्रियो से इनका कोई रिलेशन ही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा 4th, यानी एमिनोटिक फ्लूइड जो होता है वो एम्ब्रियो के जो सेल को होता है प्रोटेक्ट करने में काम आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द दिस पार्ट ऑफ द साइंस, और हम ऐसे और भी कई सारे वीडियोस लेकर आते रहेंगे। अगर आपको इस वीडियो में, हालांकि ये बहुत टफ पेपर था और इस तरीके के क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं, बट हमने पुराना पेपर सेलेक्ट किया जिसमें टफ क्वेश्चन पूछे गए हों और उन्हीं में से हम यहाँ पर क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आए। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए टफ लगा होगा, बट अगर आपने वीडियो देखा है तो ज़रूर आप बहुत ही अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हैं तभी आपने इस वीडियो को देखा होगा। और अगर कोई डाउट आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए, हम आपका उसका सॉल्यूशन कहीं न कहीं से प्रोवाइड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और आपका जो भी कमेंट होता है उसे पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगता है और हम उसका रिप्लाई भी ज़रूर करते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए जिससे उनको पता चले कि एनटीएससी में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर किसी ने फॉर्म भरा है तो उस दोस्त को बताइए कि आप इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। और
मैथ का भी अगला वीडियो जल्दी से जल्द आएगा। तो प्ले लिस्ट हमने बना दिया है और साथ में एक टेलीग्राम चैनल है, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।